Hello students, today I am going to start a new session on central tendency. See, introduction to statistics I have already started, as you must be going on with all those sessions. I have started with the concepts of statistics, the frequency distribution we did, histogram and all those we have already done. So today I am going to start with central, measures of central tendency. So central tendency, what does it mean? Central, it must be somewhere related with the मिड वैल्यू और द एवरेज वैल्यू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू की बात कर रही हूँ. इसका मतलब देयर आर सो मेनी वैल्यूज एंड देयर लाइज अ सेंट्रल वैल्यू, सो विच वी आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट. देखिए, एक स्टैटिस्टिशियन ने पहले डेटा को कलेक्ट किया, देन एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डिवाइड किया कि इतने सारे फ्रीक्वेंसीज हैं इस नंबर के, या इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स मिले. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने लास्ट सेशंस में कर ही लिए हैं. तो अभी एवरेजिंग की ज़रूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड एवरेजिंग? एवरेजिंग जो हम लोग स्टडी करते हैं, अभी हमारा टास्क क्या है कि हमने जो फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया था ना, हमारा काम है कि हम लोग डेटा को कंप्रेस करें. डेटा कंप्रेस करने से हमें उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विल बी अंडरस्टैंड, विल बी. देखिए, हमारा स्टैटिस्टिक्स में हमारा मेन कंसर्न क्या है? दैट वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, observe the data and then analyze the data. We have to analyze the data and interpret the results thereof. हमने डेटा ऑब्जर्व किया, डेटा कलेक्शन किया, पर डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट मेनली हम लोग इसका कैलकुलेशन क्यों करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, राइट? मे बी इट कैन बी फॉर प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग एज वेल. सो समवेयर और द अदर अ डिसीजन इज इन्वॉल्व. तो डिसीजन अगर इन्वॉल्व है हमारे स्टैटिस्टिक्स के डेटा के ऊपर बेस करके, जो मैंने सिक्स सिग्मा का जो सेशन दिया था उसमें मैंने बताया कि येलो बेल्ट में आपके स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेजिंग, फ्रीक्वेंसी, दिस आर कॉमन टॉपिक. तो ये जो मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा रही हूँ, दिस आर कॉमन टॉपिक आपके BBA, BCom, MBA, सिक्स सिग्मा और अदर जितने भी प्रोफेशनल आप स्टडीज कर रहे हो वहाँ पे ये कॉमन है. तो इसका मैंने मेन आपको जो बताया, एवरेजिंग करने की जरूरत क्या है? द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एवरेजिंग करने का मेन कंसर्न है बिकॉज the larger data gets into a smaller one. We are compressing the data. हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, जो इतना बड़ा डेटा था, इतने सारे डेटा थे, उसको कंप्रेस करना. ना देयर आर सो मेनी डेटा, बहुत सारे नंबर्स ऑफ फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा कि उस डेटा का करना क्या है, उस डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. So that is represented by understanding the averaging or when we are implementing this central tendency formula, or once we are finding mean value जब हम देखते हैं. Now let us go through the board. Measures of central tendency. So frequency distribution we already did. Now we are doing we are compressing the data. Why? We can get the entire characteristic into one figure. हम लोग एक component में, single component हमें समझ में आ रहा है. सेल्स फिगर इज 80% फॉर दिस रीजन, एंटायर रीजन. ये 80% मैंने कब किया? बहुत सारी कंपनीज है उस जगह पर, बहुत सारी कंपनीज के अपने अपने सेल्स फिगर हैं, कंपनीज के अलग अलग सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सबका अलग अलग फिगर है. तो मैं कैसे डेटा कंपैरिजन कैसे करूंगी? जैसे मेरी कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है थ्रू आउट दी वर्ल्ड. अब डिफरेंट जोन में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का सेल्स हो रहा है, तो मैं सारों को कंपेयर कैसे करूंगी? इट्स नॉट पॉसिबल टू कंपेयर सो मेनी सेल्स फिगर विद ईच अदर. इतना कंपेयर करना तो इट्स नॉट पॉसिबल. रादर हम क्या कर सकते हैं, मेरे लिए बहुत ईजी होगा अगर मैं कंपेयर करूँ. माई ईस्टर्न जोन इज गेटिंग दिस फिगर, माई वेस्टर्न जोन इज गेटिंग दिस फिगर एंड दिस जोन इज दिस. तो मेरे लिए कंपेरिजन वुड बी वेरी ईजी. तो कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट हैव टू गेट अ सिंगल फिगर, मुझे कंप्रेस करना पड़ेगा. दैट मीन्स जितने भी सेल्स हुए थे उन सारे सेल्स को मैंने कंप्रेस कर दिया इनटू अ सिंगल परसेंटेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन और एवरेजिंग. ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, जिसको हम लोग मीन, मीडियन, मोड और भी आगे पढ़ेंगे. तो इसमें आपके सबसे पहले क्या आ गई? एवरेजिंग. हम लोग एवरेजिंग करने से वी गेट अ सिंगल कंप्रेस डेटा विच विल हेल्प अस टू गेट अ प्रॉपर कंपैरिजन. हम लोग एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, राइट? So now let us understand the concept. So what is the objectives of averaging? आप अगर objective study करने जाओ, what is the objectives of averaging? To find a single value that represents the whole data and to facilitate a comparison. ठीक है? Now let me define first MOCT. एक बार मैं define भी कर देती हूँ बुकिश लैंग्वेज में MOCT, क्योंकि कभी कभी definitions भी आते हैं. So MOCT, measures of central tendency, इसको मैंने short करके लिखा है. Measures of central tendency are measures of the values around which observation tend to cluster as an average. इसका मतलब अगर मेरा डेटा है, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट. मेरे इतने सारे डेटा यहाँ इतने सारे डेटा हैं, तो मैं अगर सेंट्रल वैल्यू लूँ, एवरेज लूँ, तो क्या इस लेवल पे आएगा, बीच में इन बिटवीन.
सो माई ऑल वैल्यू शुड रिवॉल्व नियर बाई टू दिस ओनली, मेरे जितने भी वैल्यू उसको इसके अगल बगल में होना चाहिए। तो दिस इज माई सेंट्रल वैल्यू। वो थोड़ा सा इधर, आप इधर देखो -3 डेविएशन जा रहा है, इधर +3 डेविएशन जा रहा है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। सो इसको मैंने जैसे इधर बताया था, दिस इज माई मिड पॉइंट, इधर -3 जा रहा है, इधर +3 जा रहा है। सो इन एंड अराउंड दिस इज द एवरेज फिगर, आप समझ जाओ, ठीक है। सो एवरेज इज एक्चुअली और फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम लोग एवरेज को ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में बोलते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है ना। एवरेज हमारा कितना तरह का होता है उसको मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एवरेजेस नॉर्मली वी यूज। हमारे जो एवरेजिंग हम लोग स्टडी करते हैं, इसको 2 तरीके से स्टडी करते हैं। एक हो गया हमारा मैथमेटिकल वे हम लोग यूज करते हैं, और एक हमारा होता है पोजिशनल। पोजिशनल बहुत ईजी होता है डिफाइन करने में, कि जस्ट हमने पोजिशन देखा, इन बिटवीन समझ गए कहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, किस तरीके से, दैट इज पोजिशनल। और मैथमेटिक्स में हम लोग जस्ट सिंपल अरिथमेटिक मीन, इसमें आता है आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हम लोग सारी चीज़ों को सीक्वेंसली एक एक करके समझेंगे, एक संग तो इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो मैं सीक्वेंसली समझाऊंगी। अब आ गया पोजिशनल मीन। पोजिशनल मीन में आपका आ जाता है मीडियन एंड मोड। So mainly in the entire topic, that is measures of central tendency, we are going to study mean, median and mode। ये 3 चीज है जो हम लोग को स्टडी करनी है। तो आज मैं बात करती हूँ मीन की। सबसे पहले मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ आपके मीन से, ठीक है। इसमें जो अरिथमेटिक वे में हम लोग लिखते हैं, द फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Arithmetic mean is represented like this, that is equals to summation of x divided by n। Now x is my number, कितने वेरिएबल्स हैं मेरे, x मतलब वेरिएबल्स। जैसे मैं बता रही हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव कलेक्टेड द डेटा फॉर मे बी 45 स्टूडेंट। मैंने 45 स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 45 स्टूडेंट्स के डेटा कलेक्ट किए, मतलब उनके मैंने मार्क्स कलेक्ट किए। किसी को 20 मिला, किसी को 40 मिला, किसी को 45 मिला, किसी को 50 मिला, किसी को 30 मिला, 36 मिला, इस तरीके से। तो टोटल नंबर इज माई 45 स्टूडेंट्स के लिए मैंने डेटा कलेक्ट किए हैं। तो मुझे अगर मीन, अरिथमेटिक मीन निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम, अरिथमेटिक मीन इज द बेस्ट और सबसे ईजी है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में हम लोग जस्ट सिंपल समेशन ऑफ एक्स, मतलब मैं क्या करूँगी 20 + 30 + 36 प्लस डिवाइडेड +40 प्लस वो जो जितने भी थे हमारे, जितने भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल के मार्क्स को हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय n इज माय नंबर, तो दैट इज 45। तो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज वेरी इजी, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटा रही हूँ। अरिथमेटिक मीन के बाद आपका जो आता है, अगेन यू हैव टू फाइंड मीन फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में जहाँ पे नंबर जो स्पेसिफिक, डिस्क्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक, जैसे 20, 30, 40, दिस इज स्पेसिफिक यूनिट्स जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो अगर हमको कैलकुलेशन करना होता है फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज फॉर अनग्रुप डेटा, तो हमारा निकालते हैं x इस तरीके से, या मैं ऐसे भी कैपिटल में भी लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू fn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। कि f जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग जब सम्स करते जाएंगे एक एक, तो हमें समझ में आता जाएगा। x बार इज इक्वल्स टू, या मैं एक सम्स करवा देती हूँ उसके कुछ फिगर्स लेकर, तो वुड बी इजी फॉर यू, आप लोग को भी याद रखने में आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स दी है कुछ कंपनीज की, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ x जो मैंने दिखाया है x टू द पावर i, xi इज इक्वल्स टू लेवल ऑफ प्रॉफिट, fi इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मैंने XIFI लिखा है। डेटा में, क्वेश्चन में ये दोनों आपके दिया रहेंगे। जैसे इन अ सर्वे ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टील कंपनी, एक सर्वे हुआ था 50 स्टील कंपनीज का, जिसके कुछ डेटा हमें यहाँ पे दिए गए फॉर प्रॉफिट। तो लेवल ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 25 लाख, 15 लाख, 22 लाख, 21 लाख एंड 35 लाख। दिस इज द लेवल ऑफ प्रॉफिट। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी कंपनीज का ये प्रॉफिट हुआ है। So the number of companies earning a profit of 25 lakh and above is 20. Number of companies 20, 60, 15, 14 and 16. आपके कौन सा छोटा 15, 20, 21, 35, 16 का है 15,
then 22, then 21 and this is 35. तो ये हो गया हमारा। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें तो कुछ है नहीं। ये वाला क्या था, जस्ट फॉर वी आर कैलकुलेटिंग दी फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज समेशन ऑफ व्हाट, f मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय f हम लोग कर लेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 वुड बी 500 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 वुड बी 240, then 22 multiplied by 15 is 330, then again 21 multiplied by 14 is 294, and then 35 multiplied by 16 is 560। ठीक है ना, ये हमारा टेबल बन गया। ये दोनों डेटा आपके दिए रहेंगे, ये दो जो इस कंपनी के डेटा थे। दिस इज द लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कंपनी अर्निंग दिस प्रॉफिट। तो ये आपके नंबर, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार। तो ये हो गया आपका। तो हमने क्या किया, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स आई एफ आई, या आप उसको एफ एक्स भी बोल सकते हो सिंपली। तो हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स जो है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज कमिंग टू 1924 and summation of f is 81, so it is coming to 23.75। तो हमारा आंसर है 23.75। इट इज वेरी इजी फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज टू कैलकुलेट। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कैलकुलेशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये कैलकुलेशन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज और वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है ये मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। तो तब तक के लिए आप लोग इसको गो थ्रू कीजिए। आई विल बी कमिंग अप वेरी सून विद द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।